मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए मोदी सरकार ने भारतीय राजनीति में एक लंबा प्रभावशाली कार्यकाल पूरा किया है। कई सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं जो पहले कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं था या किसी प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं था। तो मोदी जी जाने जाते हैं अचानक से निर्णय लेने के लिए, कुछ सरप्राइज देने के लिए और उनके नेतृत्व में 12 साल के उनके कार्यकाल में देश किस तरह से आगे बढ़ा और अभी उन्होंने विकसित भारत 2047 का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने रखा हुआ है। तो इसी की चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर धन्यवाद वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े। जी, नमस्कार मैडम, आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल कार्यकाल को पूरे करते हुए कई सारे जो चैनल्स है या सोशल मीडिया है उसके ऊपर चर्चा हुई है सर। लेकिन सर हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत का वैश्विक मंच पर भी एक कद बढ़ा है, साथ-साथ भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है ये हम तो देख रहे हैं। भले ही विपक्ष क्यों ना कुछ बोले, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं हमेशा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और बाद में फिर हम देखते हैं कि उनके ही मंत्री हमारे यहाँ आकर हमारे साथ डील करना चाहते हैं। तो सर आप क्या बताएँगे सर और क्या कहेंगे सर? जी, देखिए सबसे पहले तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे एक ऐसे व्यक्ति ने ज़िम्मेदारी सँभाली है जो हर समय और लगातार जो 24/7 और अपना जो पूरा जो समय है वो देश के लिए देना चाहता है। क्योंकि राजनीति एक ऐसा विषय है जहाँ पार्ट टाइम से कभी काम नहीं चलता है और जहाँ पर आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट सँभालनी हो तो वहाँ आपको पूरी तरह से पूरा लगन और वो तपस्या एक तरह से जो है वो आपको करनी पड़ती है। हुँ, और प्रधानमंत्री मोदी जी जब से गवर्नमेंट में केंद्र की में आए हैं तब से उन्होंने कई सारे इसी वजह से कई सारे मेजर इनिशिएटिव जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए और डिजिटल इंक्लूजन के लिए जिस तरह से अक्रॉस इंडिया ये सारे जो प्रोग्राम जिस तरह से उन्होंने चलाए तो उसका परिणाम लगातार जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और इन सारे जितनी भी फ्लैगशिप ये स्कीम्स जितनी भी चली हैं, इन सभी से देश का चाहे उसे हम डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में रखें, चाहे सोशल वेलफेयर एंड हेल्थ में रखें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री के तहत रखें, चाहे एग्रीकल्चर एंड फार्मर में रखें, चाहे स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में रखें। तो इस सभी में जिस तरह से अलग-अलग जितनी भी हमारी जो स्कीम्स हैं, उन सभी से जो देश का हित है, वो अपने आप में लेकर पहुँचा है, जिस कारण कि लगातार जो जो देश का जो इम्प्रूव वो हो रहा है। यस सर। जैसे आपने बताया नो डाउट इम्प्रूवमेंट हुआ है, हम देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जब बात ये करते हैं कि भाजपा पहली बार जब सत्ता में आई थी तब माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। पहले तो 13 दिन की शायद सरकार बनी उनकी। फिर उसके बाद फिर से 1998 में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन सर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और या फिर तब की जो सरकार थी, उन्होंने कुछ डिसीजंस अच्छे लिए और एक रास्ता दिखाया कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सर मोदी जी जब आए तो पहले 5 साल में हम चाहते थे कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वो उन्होंने थोड़ा 5 साल ऐसा लगता है टाइम लिया और फिर 2019 में लगातार फिर ऐसे डिसीजंस वो लेना शुरू हुए। मतलब बहुमत भी मिला उनको 2019 में बहुत ज़्यादा। तो सर आप क्या बताएँगे कि 2019 से ही जो चेंज आया है, वो उसी समय से आया है? एक टाइम जी, लेकर चले मतलब जल्दबाजी में नहीं थे कुछ भी डिसीजंस लेने के लिए। देखिए जहाँ तक एक पॉलिटिकल एनालिसिस जो भी हम किसी चीज़ का करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि
भारत जैसे बड़े देश में कोई भी चीज़ जो है वो एट रैंडम नहीं हो सकती है। और ना ही यहाँ की जो भी मशीनरी है उसको आदत है कि कोई भी चीज़ एक साथ करने की, क्योंकि 6 महीने तो वो इसी में लगा देते हैं कि कोई काम हमें करना भी है या नहीं करना है। और हाँ, ये उसके बाद फिर वो जब काम शुरू करते हैं तो फिर समस्याएँ लेके बैठते हैं। तो 1 साल तो इसी में निकल जाता है। उसके बाद किसी प्रोजेक्ट को रनिंग में लाना, मोटिव करना, और तो इसके लिए आपको पिछले कम से कम 3 साल की तैयारी चाहिए चाहिए होती है। और अ, और उससे पहले वो आपके दिमाग में वो प्लान होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी कब से किन चीज़ों के लिए प्लानिंग में लग रहे हैं, इस बात को तो वो स्वयं ही जाने कि वो कब से इन सारी चीज़ें, शायद जब से वो मुख्यमंत्री होंगे तभी से इन सारी चीज़ों के बारे में चिंतन-मनन करते होंगे कि मुझे कौन-कौन सी चीज़ें किस तरह से करनी है और आगे जाके। और जब उन्होंने पहली फर्स्ट ओथ जब 26 मई 2014 को ली, तो उसके बाद से ही लगातार चाहे पीएमओ हाउस हो, चाहे अ, उनका जिस तरह से, क्योंकि लगातार जो भी एक वर्किंग उनका जो है वो उसके लिए सारे ही लोग ये कहने लगे कि आज जो पीएमओ हाउस है वो अपने आप में एक अपने आप में 24/7 काम करने वाला एक जो है वो अ, एक इंस्टीट्यूशन है। और यस, जब हम देखेंगे इन सारी जो भी योजनाएँ प्रधानमंत्री जी ने बड़े डिसीज़नों में, अगर हम देखते हैं तो बड़े डिसीज़न में सबसे पहले उन्होंने डिजिटल इंडिया को, जिस तरह से भारत को एक डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश की। और यूपीआई जैसे इस प्रोजेक्ट को हर देशवासी के मोबाइलों तक पहुँचा दिया। आधार जैसी चीज़ को हर सभी से आधार के लिए कितने बड़े लेवल पे उन्होंने एक जो है मास मास लेवल पे, जैसे कि इंडिया जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म हो सके। अगर प और प्रधानमंत्री जन धन योजना को अगर हम देखें तो उसके कारण जितने भी जो भी हैं उसके लिए हर हाउसहोल्ड जो भी है वो सभी के पास एक बैंक अकाउंट हो। तो ये एक बेसिक स्कीम है जिस तरह से है कि जिसके कारण कि सभी तक जो है जो भी डायरेक्ट बेनिफिट की जितनी स्कीम्स जो चल रही हैं, जिसमें किसी न किसी को पेमेंट मिल रहा है, तो मीडिएटर के तौर पे जितनी भी जो दलाली, दस्तूरी किसी भी के रूप में हो सकती थी, उस सभी को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। हम सोशल वेलफेयर और जब हेल्थ में जब देखेंगे तो जब बेसिक जो गांधी जी का जो कभी विचार था स्वच्छ भारत मिशन का कि भारत जो है वो, तो उन्होंने नेशन वाइड इस कैंपेन को चलाया कि जो भी खुले में ओपन डिफिकेशन और जिस तरह से हो रहा है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया, हर घरों में टॉयलेट बने। अ, गाँवों में ढूँढ-ढूँढ के देखने लगे कि कहाँ पर किसी किसी घर में ऐसा कोई घर तो नहीं बचा है जहाँ टॉयलेट रह गया हो। तो ये प्रधानमंत्री जी आवास योजना जब चली तो उसमें कोई भी ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, कहीं किसी के पास कहीं कोई अ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रह गया हो जिसको घर ना मिले हो। तो निम्न आय वर्ग के लोगों को पक्के घर की जो एक उनका एक सपना था, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए, दोनों के लिए जिस तरह से वो धन दिया। और उसके बाद अ, तो इन सभी योजनाओं में और केवल यहीं तक नहीं, उसमें वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की उसको लागू कराने के लिए उन्होंने जिस तरह से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, और वहाँ पर जो एक अलग से एक अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे थे अलग, तो उनको जो है एक तरह से उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए जो है वो उन्होंने कोशिश की। तो इन इन सा अ, इन सभी चीज़ों से जो है भारत का जो चौतरफा विकास है वो हर सिचुएशन में हुआ है। कोविड जैसी महामारी आई और उसमें हम लोगों ने ना केवल अपने देश की रक्षा की, अपितु वैक्सीन मैत्रीज़ के तहत इतने मतलब हमारे चाहे अलग-अलग देश जितने भी हैं, पड़ोसी देश हैं, दूसरे देश हैं, पश्चिम एशिया के देश हैं, सभी देशों के साथ जिस तरह से हमने अपनी जो मेडिसिन्स हैं उनको भेजा, और उसके साथ हमारे उन सारे देशों के साथ हमारे रिलेशन उनकी वजह से डेवलप हो पाए। तो
तो कई सारे आप अलग-अलग किसी भी फ़ील्ड में देखेंगी या किसी भी एरिया में देखेंगी डिफेंस को देखें तो डिफेंस कॉरिडोर डिफेंस के नाम पे हमारे जो सैनिक थे वो अ, बड़े परेशान रहते थे तो उनके चाहे वर्दियाँ हों, चाहे शूज़ हों, चाहे उनके आर्म्स हों, उन सभी में आज भारत जिस तरह से उन उन ना केवल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बल्कि उनकी एक्सपोर्ट भी जो है वो कर रहा है। तो और आईटी कंपनीज़ को भी देखें तो अब इंडिया में जो जितनी भी हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स जो भी बना रही हैं, तो उसके कारण एक एक जो एक यूएसए का एक अपने आप में जितने भी हैं चाहे इंटेल चिप हो, चाहे बाकी उन सभी में अब भारत जिस तरह से अपने आप को जो बूम जिस तरह से कर रहा है और गाँवों का जिस तरह से खास करके इलेक्ट्रिफ़िकेशन हुआ है पिछले इन इन सालों में अ, और अब इस गर्मी के मौसम में लगातार जिस तरह से कहीं कोई लाइन कट ना हो उसके लिए भी जिस तरह से इन सारी चीज़ों से जो है वो एक सोचा जा सकता है गर्मी का मौसम है आप देखिए जल जीवन मिशन जो है गवर्नमेंट की जो एक अपने आप में एक इतनी बड़ी योजना थी कि जिसके कारण हर घर को एक साफ पानी जो है वो मिले और अगर ये इस तरह की जो बेसिक फैसिलिटी जो है अगर नहीं होंगी तो किस तरह से जो हमारा जो कोर कोर ऑब्जेक्टिव जो एक कंट्री को लेके चलने का होता है और कहीं मतलब हो सकता है बीच के कुछ ऐसे लोग हों जिनका जिनका काम ये सोचना हो कि कहीं पर कोई स्कीम आ रही है तो उसमें वो करप्शन कर लें या कुछ कर लें। लेकिन प्रधानमंत्री जी का गोल या मोटिव बिल्कुल क्लियर करता है कि कि भारत की जो एक सस्टेनेबिलिटी है वो इस रूप में आगे बढ़े कि उसके कारण कहीं से भी ये दबाव महसूस ना हो कि हमारा ये एक एरिया जो है ये पीछे कहीं न कहीं छूट गया और इसके कारण जो है वो भारत का डेवलपमेंट कहीं किसी वजह से रुक गया। यस सर। आपने जैसे कहा सर कि थ्री आर्टिकल 370 हटाने की जो बात है क्योंकि जब भी इसकी बात हो रही थी उसके पहले जम्मू कश्मीर से काफ़ी सारे नेता बोल रहे थे खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएगी और जब ये हटा तो हमने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ सब कुछ और 370 हट गया। उसके बाद कितना आज हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन सर मुख्य बात अभी है जो कोर था भाजपा का, एक तो 370 को हटाना, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी उन्होंने उसके लिए दी और दूसरा सर राम मंदिर सर। राम मंदिर का जजमेंट आई थिंक आया था नवंबर 2019 में और उसके बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन होते फिर स्थापना हुई रामलला की। तो सर आप इसको कैसे देखते हो कि एक तरह से हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा जो कल्चर है उसको क्लेम करने की जब बात करते हैं वो करके दिखाया राम मंदिर के माध्यम से भी और अभी सोमनाथ में भी एक पर्व मनाया जा गया 75 साल पूरा होने के लिए जो कार्यक्रम था सर। तो सर आप इसको कैसा जोड़ेंगे सर? विकसित भारत का सपना देखते हुए एक नारा और भी दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे संस्कृति को भी हमको बचाना है, उसका संवर्धन करना है और अभिमान रखना है। जी, देखिए हमारी जितनी भी इस तरह की जो धरोहर हैं जिनसे हम सभी जो भावनात्मक रूप से लगाव रखते हैं और उनमें सबसे पहले राम मंदिर के लिए तो बलिदान जो है वो हिंदू समाज ने सैकड़ों वर्षों से लगातार दिया है और उसमें पीढ़ियाँ खप गईं और ये जब ये प्राण प्रतिष्ठा जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पर रहा तो वो अपने आप में एक भावुक कर देने वाला एक दृश्य था। और इसके साथ चाहे हमारा सोमनाथ पर्व है चाहे अभी जब ये डिसीजन गौशाला का आया है तो वहाँ का है बनारस इस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ चाहे उज्जैन का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है ये हमारी सारी उत्तराखंड के जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उनका विकास है क्योंकि हर जगह पर प्रधानमंत्री जी स्वयं पहुँचते हैं, स्वयं जाते हैं और उनके जाने मात्र से ही जो सारा उस जगह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड जिस तरह से होता है
क्योंकि पूर्व के नेता तो अपने आप को इस तरह से अतीस्ट कहते थे कि वो तो उन्हें तो इन सारी चीज़ों पे यकीन ही नहीं था, तो वो तो कहीं जाते ही नहीं थे, ना नाम लेना। एक एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कहीं करना पड़े तो बात अलग है, अदरवाइज़ उनके तो इंटरनल कहीं इस तरह से जो है कहीं फीलिंग ही नहीं रहती थी। तो आज यस, प्रधानमंत्री जी जो है इस बात के लिए अब एक रहता है कि इन सारे हमारे जो भी आस्था के केंद्र हैं, इन सभी का जो है वो एक लगातार जो भी इम्प्रूवमेंट जो हो सकता है, जिसके कारण वो हमारी धरोहरें बचें रहें और उनकी वजह से जो पॉज़िटिविटी जो है वो आम आदमी वहाँ से ज़्यादा ले ले सके। तो इस तरह लगातार जो है प्रधानमंत्री जी कोशिश करते रहते हैं और और उससे युवा जो हैं उनसे सीख ले रहे हैं। अ, जो किसी लेफ्टिस्ट व्यू के उसमें अंडर में आ जाए और वहाँ से किसी किसी टीचर पर किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन, बौद्धिक पर्सन के टच में आके कहीं अपने आप को धारा बदल ले, बात अलग है। अदरवाइज़ यूथ जितना भी है वो प्रधानमंत्री जी को फ़ॉलो करता है और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको अपना मानता है। और और इसी इन सारी चीज़ों में ए हमारी आयुष्मान भारत जैसी भी स्कीमें जो हैं वो जिनके कारण भारत के नागरिकों का जो स्वास्थ्य जो है वो कहीं किसी भी रूप में वो पीछे ना छूट जाए। तो हुँ, ये कि कहीं 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 भी किसी रूप में और साइंस के क्षेत्र में देखें चंद्रयान जैसी सफलता जो है भारत ने हासिल की जो कि हमारा जो है चंद्रमा तक हम लोग पहुँचे उस स्थान तक और ए इसरो पे इस तरह से जो है फोर्थ नेशनल स्पेस एजेंसी बना कि जिसने सक्सेसफुली जो है वो मून तक पहुँचा। तो अ, इन और जो आपने कहा कि आर्टिकल 370 हटने पर जो लोग दुहाई देते थे, वो दरअसल इस तरह की धमकियाँ देना उनको एक लंबे समय से आदत पड़ी हुई थी और पिछली सरकारें जो हैं, वो जानबूझ के उनके दबाव में आने की कोशिश में अ, अब ऐसा क्यों नहीं होता है या अब उसी कश्मीर में जो मुहर्रम के दिन ताजिया निकलता है, तो अब क्यों नहीं उनकी हिम्मत पड़ती है कि उस ताजिए को वो रोक के दिखाएँ? तो केवल एक एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, वहाँ पर जिस तरह से जो कट्टरपंथी विचारधारा हर किसी उसके पंथ के लिए थी, हर किसी फ़िरके के लिए थी ख़ास करके कि एक ही फ़िरका जो है उसी की फ़िरका परस्ती चलेगी, तो ऐसा नहीं है। समाज में हर विचारधारा के और हर पंथ के हाँ, हर एक विचार को मानने वाले लोग रहने चाहिए, तो इसको ज़मीन पर लागू कराने का कार्य जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कराया है और अ, भारत का विकास ना केवल इससे एक्सप्रेसवे से आप देखिए एक्सप्रेसवे जिस तरह से भारत में जो है वो अब बढ़ रहे हैं। दिल्ली मुंबई का जो कॉरिडोर है एक अपने आप में 20 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसकी वजह ये 20,000 प्लस मीटर जो है ये एक्सप्रेसवे 2030 तक का गवर्नमेंट का ये है। अकेला अकेला जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 1350 किलोमीटर का है ये ही 1 लाख करोड़ से इसमें जो है इसकी कॉस्टिंग है और ये जिस तरह से डेवलपमेंट इसका हो रहा है तो 12 से 24 मतलब 24 घंटे के टाइमिंग में कोई भी आपस में पहुंच सकता है। हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे हैं जो दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से अटैच करते हैं। तो जो सप्लाई चेन एफिशिएंसी जो एक भारत में कहीं न कहीं किसानों की जो रुक जा रही थी, वो है। उत्तर प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े इस समय एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट अपने आप में एक इंटरनेशनल इस तरह से है कि गुड़गाँव को भी पीछे छोड़ने वाला है और कुछ समय बाद ग्रेटर नोएडा और ये पूरा दिल्ली से आगरा का बीच में जब यहाँ पर इतना पूरा जो है वो एक फाइनेंशियल हब अपने आप में एक क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो इकोनॉमिक और लॉजिस्टिक इम्पैक्ट जिस तरह से आता है और उसके कारण जो जो एक पूरा ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे कंपनीज़ के लिए एक 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 सपोर्ट सिस्टम की बात हो, तो इन इन सारी चीज़ों से है
अ, और गवर्नमेंट की जो किसी भी रूप में जो भी इनिशिएटिव ये चाहे पीएम गति शक्ति हो, चाहे प्रगति हो क्योंकि वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से लगातार क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ज़मीन पर आए, ज़मीन पर उतरे और अगर हम व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे पाए और उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए या उसे उसी लूट-खसूट में हम कर कर पाए कि उसका चेक बाउंस हो रहा है और वो कोर्ट में जा रहा है और पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं और फिर वो इसी सब में उलझा हुआ है तो फिर जो है वो कहीं न कहीं क्योंकि फिर कहीं न कहीं वो पीछे रह जाते हैं। मुद्रा योजना में 20 लाख तक का जो एक 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 बिना किसी गारंटी के जो एक कोलेटरल लोन है वो 20 लाख तक का प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से गैर कृषि और इस तरह से गैर कॉर्पोरेट लोगों के लिए जो है वो शुरू किया। अब कोई कोई शुरुआती भी स्टेज पे अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, 50,000 तक उसको दिया। पहले से एस्टेब्लिश है तो वो 5 लाख तक ले और उसमें और उसका बढ़ रहा है तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए 5 से 10 लाख चाहे 10 से 20 लाख तो 20 लाख तक की जो ये एक अपने आप में जिस तरह से बैंकों के माध्यम से सभी को अपना जो है एक जो है अ, कोई को और उसमें जो भी ब्याज की दरें रखें और जो दस्तावेज़ रखे वो इतने बेसिक रखें कि जिसकी वजह से आप ऑनलाइन आवेदन करिए, नज़दीकी जो है उसमें बैंक में व्यक्तिगत चाहे आवेदन दीजिए। तो इन इन सारी चीज़ों से जो है वो एक अपने आप में एक लोगों को महसूस होता है कि हाँ, कि हमारे लिए जो है वो गवर्नमेंट किसी न किसी स्टेज पर हर समय हमारे हमारे पीछे खड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सारी जो है वो आम जनता या कॉमन मैन के साथ जो एक उनकी ये सारी जो स्कीम्स हैं वो उसके कारण भारतमाला और सागरमाला जैसी जो स्कीम्स हैं वो अपने आप में कि हमारे जो पोर्ट्स हैं, चाहे मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स हैं, ये सारे जो हैं वो उनका इम्प्रूवमेंट हो। अ, और किसानों के लिए खास करके जो पीएम किसान योजना है मतलब 6,000 रुपए जिस तरह से जो उसमें पर ईयर जो है वो दें। कोई सोच ही नहीं सकता था इस बात को कि किसानों को भी कभी कोई पैसा दे सकते हैं, इतनी बड़ी आबादी को के रूप में कहीं कोई जो है प्रधानमंत्री जी ने जो सिंचाई योजना चलाई पर जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप उसमें किया चाहे ई-नेम जो है हमारी जितनी भी एपीएमसी जो है उन सभी को एक दूसरे से कनेक्टिविटी का बनाते हुए जितनी भी मंडियाँ हैं, उन सभी की जो है नेटवर्किंग एक साथ कनेक्ट हो जाए और कहीं कहाँ पर रेट अच्छा मिल रहा है, आप देखिए और उसी स्थान आप अपना जो है वो सेल कर दीजिए और बाद में आपका सामान अपने वेयर हाउस में है आपके अपने आपने जो भी आपकी जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटी का है वो आपने जहाँ कहीं भी रख रखी है, स्टोर कर रखी है, उसको आप तुरंत सेल करके और बाद में उससे आप जो है वो जो इंश्योर कर सकते हैं कि आपको बेटर प्राइस मिले। तो इन सभी सभी तरह से जो एक एक ये है इससे अच्छा लगता है कि हाँ, कि है और इन सभी में मेजर बात ये है कि कोई दाग इस तरह का नहीं लगा है कि गवर्नमेंट की किसी लेवल पे कि कहीं प्रधानमंत्री जी के ऊपर कहीं कोई क्वेश्चन मार्क लगा सके। यस सर। क्वेश्चन मार्क लगाने वालों ये तो बहुत लोग हैं सर, जैसे हमने देखा बहुत बीच में लगा रफ़ाएल आया था तो बात हुई। फिर बाद में अभी कॉम्प्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर करके बात हुई। मतलब विपक्ष आरोप लगाता है। फिर चौकीदार चोर है ये भी कहा गया। लेकिन इसके बावजूद सर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है सर कि हमारी सिक्योरिटी की जब बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है, तो कई सारे बड़े फैसले हमने देखे हैं उन लेते हुए सरकार ने। पहला तो था उरी सर्जिकल स्ट्राइक जब हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा उनको, फिर बालाकोट हुआ और अभी ऑपरेशन सिंदूर है सर। तो ये भी हमने देखा मोदी जी के काल में कि किस तरह से ऐसे बड़े फैसले उन्होंने लिए और बदलाव देख रहे हैं सर कि जो लगातार हम बॉम्ब ब्लास्ट देखते थे हमारे देश में आए दिन, वो बंद हो गए। तो अभी दुश्मन भी जानता है कि सरकार और प्रधानमंत्री किस तरह से कड़े फैसले लेते हैं। जी, बिल्कुल डिफेंस के लेवल पे तो जो ये हमारी जो एक पॉलिसी है और कि और जिसमें सबसे पहले जो
2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है और ऑपरेशन बंदर 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक और अ, अ, और ये जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है इसमें तो एक अपने आप में अभूतपूर्व कार्रवाई थी कि अ, मतलब आपने पूरे जो एयर बेस हैं पाकिस्तान के वो ही उड़ा दिए और सिंधु जल संधि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको आपने एक तरह से पोस्टपोन कर दिया। तो उससे पाकिस्तान बिल्कुल अपने बिल्कुल इस स्थिति में आ गया कि जो है वहाँ के ये अमेरिका तक गुहार लगाने लग गए कि हमें किसी भी तरह से जो है वो बचाइए। तो ये जो भी सैन्य कार्रवाई है ये अ, ये अपने आप में जो है भारत की जो पॉलिसी जो है कि पहले ये रहता था कि और इस बात को कहने लग गए थे कि भारत जो है अपनी तरफ से शायद ही कभी कोई कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा, जिस तरह का जो एक एटीट्यूड ये हो गया था। तो भारत की जो अब जो एक सटीक रणनीतिक कदम जो है, वो बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। और अब आगे जो है वो अब एक जो लाइन जो खींच दी गई है, इससे पीछे आना बड़ा मुश्किल है और यहाँ से आगे भी जो है वो चीज़ें और बढ़ेंगी और जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 का जिसमें हम जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को साथ लेते हुए और विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ें। तो ये सपना जो है वो भारत का निश्चित ही पूरा होगा और इसमें जो प्रधानमंत्री जी की ये जितनी भी जो मेहनत जो है उनकी है उस सभी के लिए हम सभी देशवासियों ने हर समय धन्यवाद जो है वो बिल्कुल एक आदर के साथ देते रहेंगे कि उनके नेतृत्व में जो है जो देश है वो एक विश्व के पटल पर जिस तरह से उसने ऊंचाइयों को छुआ है। यस सर। तो सर हम कंक्लूजन में यही कहेंगे कि चाहे वो विश्व स्तर पर क्यों ना हो, G20 प्रेसिडेंसी हमारे पास हो और जिस तरह से आज उनके नाम पर या उनके लिए 32 अलग-अलग सिविलियन अवार्ड्स उनके नाम पर हो चुके हैं सर, जिस देश में गए हो वहाँ के लगभग 32 है, जब अभी गए थे तभी भी शायद नॉर्वे है, मैं नाम भूल गई अभी। तो ये सारा देखते हुए सर हम ये कहेंगे कि आगे चुनौतियाँ तो है सर, चैलेंजेस तो है। जब हम अभी कहते हैं कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं तो शायद महँगाई बढ़ेगी। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स भी बहुत है, नो डाउट। लेकिन इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को एक बड़ा विजन देना, एक बड़ा सपना देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। विजन जो अभी 2047 की बात करते हैं तो हम सर अपेक्षा करते हैं कि भारत सही मायने में 2047 में विकसित देश कर बने और यही उम्मीद रखते हुए सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा हुई। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी, आपने समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। यस, थैंक यू सर।